नमस्कार। पिछले 2 हफ्तों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और अब तो इसमें अमेरिका भी सीधे तौर पे मतलब मिलिट्री के ज़रिए शामिल हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो मौजूदा फौजी हालात, अमेरिका के रोल, डिप्लोमेटिक कोशिशों और हाँ, इलाके पर क्या असर पड़ रहा है इस सब के बारे में है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खास हुआ है, कौन-कौन इसमें शामिल है और आगे क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने हैं ना, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, उन पर हवाई हमले किए हैं। जी हाँ, ये वो ठिकाने हैं जो उनके न्यूक्लियर फ्यूल प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। और खबरों के मुताबिक ये ऑपरेशन कामयाब रहा। कहा जा रहा है कि ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। हाँ, लक्ष्य तो यही था कि ईरान की जो परमाणु संवर्धन की क्षमता है उसे ही खत्म कर दिया जाए। इस हमले में सुना है 125 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स थे, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी। हाँ, B-2 बॉम्बर्स, बिल्कुल। ये वही हैं जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। और समंदर से भी हमले हुए, पनडुब्बियों से। जी, फारस की खाड़ी और अरब सागर से। GBU-57 बंकर बस्टर बम ये जमीन के अंदर काफी गहरे बने टारगेट्स को उड़ाने के लिए होते हैं और 30 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलें भी इस्तेमाल हुई हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा मोड़ है अमेरिका का, इस तरह सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना। मतलब ये पहले नहीं देखा गया था। हाँ, पहले तो प्रॉक्सी वॉर ज्यादा चलती थी, बिल्कुल, सहयोगी गुटों के जरिए। इस सीधी कार्रवाई ने इलाके में टेंशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और जाहिर है ईरान की तरफ से भी फिर रिएक्शन आया, इजराइल पर मिसाइलें दागी गईं। जी हाँ, तेल अवीव में नुकसान हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं। और ईरानी अधिकारियों ने तो कहा है कि और बदला लेंगे। चेतावनी भी दी है कि इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। हाँ, और सिर्फ ईरानी नहीं, यमन में जो हुती हैं उनके सहयोगी, उन्होंने भी कहा है कि वो ईरान का साथ देंगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने तो ये तक कह दिया कि मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक अब टारगेट है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, मतलब एक जैसे को तैसा वाली बात जो हाथ से निकल सकती है। और देखिए, इजराइल भी चुप नहीं बैठा है, वो भी ईरान के अंदर लगातार हमले कर रहा है। किस तरह के हमले? मिसाइल लॉन्च साइट्स, स्टोरेज फैसिलिटी, रडार सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, मतलब मिलिट्री ठिकानों पर। और इस सब में आम लोगों का भी भारी नुकसान हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मानवीय पहलू बहुत गंभीर है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों से इजराइल में करीब 24 मौतें हुई हैं, जबकि इजरायली हमलों से ईरान में आंकड़ा कहीं 400 से 630 के बीच बताया जा रहा है और हजारों लोग घायल हैं। लेकिन क्या कूटनीतिक स्तर पर कुछ हो रहा है? बातचीत से कोई हल? लगता तो नहीं है। अभी जिनेवा और UN सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग्स हुई, लेकिन तनाव कम करने में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। ईरान के विदेश मंत्री ने तो साफ कहा है कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है और जब तक ये हमले जारी हैं, बातचीत की उम्मीद कम है। हाँ, उनका कहना है कि एग्रेशन के माहौल में बातचीत कैसे हो सकती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि खुद अमेरिका के अंदर इन हमलों पर बहस चल रही है। अच्छा, किस तरह की बहस? कुछ सांसद हैं जो मानते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह जरूरी कदम था। और दूसरे? वहीं कुछ और लोग हैं, सांसद भी, जो इसे असंवैधानिक कह रहे हैं और डर जता रहे हैं कि इससे अमेरिका एक बड़े युद्ध में खिंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रिएक्शन है? UN सेक्रेटरी जनरल ने तो शांति और डी-एस्केलेशन की अपील की है। इसे अराजकता का चक्र कहा है। और रूस भी एक्टिव है। ईरान के विदेश मंत्री हाल ही में मॉस्को गए थे, राष्ट्रपति पुतिन से मिले। इस तनाव के बीच कुछ और खतरे भी सामने आए हैं, है ना? जैसे IAEA की रिपोर्ट। जी हाँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने कहा है कि जो ईरानी परमाणु ठिकाने हमले में डैमेज हुए, वहां से कुछ रेडियोलॉजिकल लीक हुआ है। लेकिन क्या इससे आम लोगों को खतरा है? फिलहाल IAEA का कहना है कि जनता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये चिंता की बात तो है ही। और साइबर हमलों का भी खतरा बताया जा रहा है। हाँ, अमेरिका ने अपने नागरिकों को वार्निंग दी है कि ईरान समर्थक हैकटिविस्ट साइबर हमले कर सकते हैं, मतलब एक बड़ा हुआ खतरा बताया है। तो कुल मिला के देखें तो हालात बेहद नाजुक है, बहुत अस्थिर। अमेरिका सीधे हमले कर रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, इजराइल भी एक्शन में है। कूटनीतिक रास्ते बंद दिख रहे हैं और इलाके की दूसरी ताकतें भी इसमें खिंचती जा रही हैं। लगता है सारा मामला ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इस रीजन में पावर बैलेंस को लेकर ही घूम रहा है।
हाँ, और यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इन घटनाओं से एक बड़े पूरे रीजन में फैलने वाले युद्ध का खतरा वो सचमुच बढ़ गया है। अमेरिका का सीधे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना और फिर ईरान का खुले तौर पर अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों को धमकी देना, ये संघर्ष के एक नए और ज्यादा खतरनाक फेज का सिग्नल है। और डिप्लोमेसी की नाकामी तो जैसे आग में घी का काम कर रही है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हम एक तरह से सैन्य एक्शन, पॉलिटिकल मूव्स और मानवीय त्रासदी का एक उलझा हुआ जाल देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं और बातचीत के रास्ते भी काम नहीं कर रहे, तो क्या वाकई कोई ऐसे यथार्थवादी नॉन मिलिट्री ऑप्शंस बचे हैं जिनसे दुनिया के बड़ी ताकतों को शामिल करते हुए एक फुल स्केल रीजनल वॉर को रोका जा सके? आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इस बढ़ते तनाव की रफ्तार को रोक सके या पलट सके?